हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प एकेडमी में। मैं स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो इंडियन रिवर पर है। और इंडियन रिवर में हम लोगों ने पिछली वीडियो पर देखा था सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया बच्चों ने, बहुत ज़्यादा बच्चों ने इसको व्यूज़ किया है और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू पहले एक बार आपको। अब आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो हिमालयन नदियों में या नॉर्थ इंडियन की रिवर्स में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह भी हिमालयन नदी है। यह भी कैसी नदी है भाई? हिमालयन रिवर। यह भी हिमालयन नदी है। तो हिमालयन रिवर में हम लोगों ने देखा है हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर की यह तीसरी नदी है। हम लोगों ने इसके पहले फर्स्ट रिवर पढ़ ली थी गंगा नदी, गंगा रिवर सिस्टम। सेकंड पढ़ लिया था हम लोगों ने इंडस। और थर्ड जो हमारी है वो है ब्रह्मपुत्र। तो यदि हम लोगों ने इन तीनों नदियों को कवर कर लिया, उसकी ट्राइब्यूटरी पढ़ ली यानी उसकी सहायक नदियां और उसकी प्रमुख विशेषताएं यदि हम लोगों ने पढ़ ली, तो एग्जाम में यदि नॉर्दर्न इंडिया से एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाएगा तो इन्हीं मेजर मतलब बड़ी नदियों में एग्जाम में क्वेश्चन सेट होता है। चाहे वो गंगा से पूछ लेगा, चाहे इंडस से पूछ लेगा, चाहे ब्रह्मपुत्र से पूछ लेगा। हम लोगों ने इन तीनों नदियों के बेसिन भी देख लिए थे। बेसिन क्या होता था कि बड़ी नदियों पर जहां पर जितने भी क्षेत्र में उसकी छोटी नदियां यानी ट्राइब्यूटरीज जुड़ती हैं, वो पूरा एरिया जितना कवर होता है वो पूरा एरिया बेसिन कहलाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 बेसिन देख लिए थे। पिछली वीडियो पे हम लोगों ने गंगा बेसिन देखा था, गंगा बेसिन। सेकेंड पे हम लोगों ने इंडस बेसिन देखा था, इंडस बेसिन। और आज जो हम देखेंगे वो ब्रह्मपुत्र बेसिन देखेंगे। यदि हम इन तीनों बेसिन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए तो एग्जाम में जितना भी यदि क्वेश्चन रिवर से पूछा जाएगा, जितने भी क्वेश्चन रिवर से पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको इससे कवर होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे। तो गाइज वी आर गोइंग टू लर्न ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसका जो नाम होता है वो ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मा जी यानी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में इसको जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्मपुत्र। इसकी एक विशेषता ये भी है कि आपने देखा होगा जितनी भी रिवर हैं, जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर में काउंट किए जाते हैं। लेकिन ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, ये पुरुष है, ये पुरुष ना कि स्त्रीलिंग। ये पुरुष लिंग है यानी ये पुल्लिंग है। ठीक, ये पुल्लिंग है। ये भी आपके लिए हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग है। क्लियर है? तो ब्रह्मपुत्र के बारे में आज हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उनको नई वीडियो मिलती रहेगी। जीएस की, मैथ की, रीजनिंग की इसमें प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। और जो बच्चे पुराने हैं उसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स तक। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आज हम जानेंगे। उसके पहले हम ब्रह्मपुत्र के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट ब्रह्मपुत्र का, नंबर 1, इट इज अ ट्रांस रिवर। यानी ये कैसी रिवर है भाई? इट इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। ब्रह्मपुत्र इज अ ट्रांस बाउंड्री
बाउंड्री रिवर। ये कैसी रिवर है भाई? ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री रिवर मतलब होता है ऐसी नदियां जो अलग अलग देशों में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश ये 3 देशों में प्रवाहित होने वाली नदी है। कौन? ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ट्रांस बाउंड्री रिवर का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, जो भारत में चाइना यानी ये तिब्बत और बांग्लादेश ये 3 देशों में प्रवाहित होने वाली नदी है, इसलिए इसे ट्रांस बाउंड्री रिवर कहा जाता है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ ब्रेडेड रिवर, यानी इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड रिवर। ये ब्रेडेड रिवर का अच्छा एग्जाम्पल है। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड रिवर। ये पॉइंट आया ब्रेडेड रिवर, इसको हिंदी में बोलेंगे गुम्फित मार्ग, बनाने वाली नदी। गुम्फित मार्ग बनाने वाली नदी, यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वह गुम्फित मार्ग बनाने वाली रिवर है, यानी इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड रिवर। क्लियर है? ये क्या होता है गुम्फित मार्ग? मतलब गुथा हुआ, एक ऐसी नदी का उदाहरण मानी जाती है जो गुथी हुई नदी है। ठीक है, मतलब गुथा हुआ, इसको हिंदी भाषा में बोलेंगे मतलब कई सारी चीजें एक में मर्ज कर दी गई हैं और गुथी हुई हैं वो, तो हम लोग इसको पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये सिंगल या मेजर या मेन स्ट्रीम है या इसमें गुथी हुई स्ट्रीम है ये, तो हम लोग इसका कुछ पता नहीं कर पाते हैं। तो ये एक ब्रेडेड रिवर का भी अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब ब्रेडेड रिवर को हम समझेंगे ये कैसे होता है और ये कैसे काम करता है। तो आपको भी डाउट यहां पर आ रहा होगा ये ब्रेडेड रिवर क्या है, तो भाई ब्रेडेड रिवर को हम समझ लेंगे। जैसे यहां पर आपने देखा कि ये पर्वतीय भाग हैं, पर्वतीय भागों से या किसी ग्लेशियर से, मान लीजिए यहां पर ये कोई ग्लेशियर स्थित है, इस ग्लेशियर से ये रिवर निकल रही है, ग्लेशियर से रिवर निकल रही है और स्लोप, ये इसकी स्लोप है। स्लोप मतलब ढलान, ये ढलान से प्रवाहित होती हुई चली आ रही है। तो यहां पर बहुत सारे पर्वतों को काटते हुए ये नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, यानी ये अपने साथ अवसाद ला रही है, यानी सेडिमेंट ला रही है, अवसाद। ये बहुत सारे अवसाद यानी सेडिमेंट लेते हुए आगे की तरफ प्रवाहित होती है। और मान लीजिए जैसे ही यहां पर पत्थरों के टुकड़े लेकर के आ रही है और मैदानी भागों में प्रवाहित होने लगी या मैदानी भागों में प्रवेश कर गई, तो ये क्या कर रही है, बड़े बड़े पत्थरों को काटते हुए चली आ रही है। यहां से बड़े बड़े पत्थर काटेगी, फिर यहाँ पर पत्थरों के जो साइज होगा वो छोटा होगा, यहाँ पर और छोटा होता चला जाता है, परंतु कुछ इसमें बड़े साइज के भी पत्थर इसमें होते हैं। तो यानी हमने यहाँ पर देखा जो बड़े बड़े जो पत्थर होंगे ये यहाँ पर ला करके अपने ही मार्ग में ये रख देती है। फिर क्या करेगी, अब इस पत्थर को ये ढकेल नहीं पा रही या उसको खिसका नहीं पा रही, तो यहां से अपनी ये रास्ता बदल देगी और इस प्रकार बहने लगेगी। यहां पत्थर हुआ तो यहां छोड़ करके इस प्रकार बहने लगेगी। तो यानी यदि हमने देखा ये मैदानी भाग है, तो इस मैदानी भाग में बड़े बड़े पत्थर होने के कारण यानी इसके सेडिमेंट्स होने के कारण ये अपनी जल की धारा बदलती रहती है इस प्रकार से, यानी मार्ग बदलने वाली रिवर भी है ये। तो ये गुम्फित मार्ग होता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये गुम्फित मार्ग बनाने वाली नदी है या गुम्फित मार्ग में प्रवाहित होने वाली नदी है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? फिर इसमें बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज भी आकर के मिलती हैं राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, और पता नहीं चल पाता कि ये इसकी मेन ट्राइब्यूटरी है या फिर ये इसकी वितरिका है, यानी अपनी ही जल की धारा को इसने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है या दूसरी नदी आकर के इसमें जुड़ी है। तो इस प्रकार की सारी चीजें हम लोग इसमें क्लियर नहीं कर पाते हैं। जो हमें दिखता क्या है, ये गुम्फित यानी गुथा हुआ यानी गुथी हुई नदी का उदाहरण माना जाता है। तो क्लियर हो गया आपको ब्रेडेड रिवर? चलिए ठीक है, तो आप नोट करते जाइएगा, साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे
तब आपको ज्योग्राफी क्लियर होगी। और अगर हो सके तो एटलस लेकर के भी आप बैठे ऑक्सफोर्ड का, मार्केट से परचेस कर लीजिएगा, ठीक है, यदि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक, तो आपके पास इंडिया और मैप होना चाहिए। यदि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपको वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो इसके कुछ और पॉइंट्स यहां पर नोट कर लें। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम, ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम, ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम। इसका एक तरफ मैं देश लिख दे रहा हूं और एक तरफ इसका नाम लिख दे रहा हूं, यानी किस देश में किस नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया? देश और राज्य। यदि हम बात करते हैं तिब्बत की, तिब्बत, हम बात करेंगे तिब्बत की, तो भाई तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से, सांगपो। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर आपको यारलुंग सांगपो भी मिलेगा, तो यारलुंग सांगपो जो है ये इसका पूरा नाम है, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, तिब्बत में। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होगी, यानी इंडिया, इंडिया, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से यह भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये एंट्री करती है, यानी नामचा बरवा के पास से जैसे ही ये एंट्री करती है, तो इसका नाम होता है सियांग। किस नाम से जाना था इसको? सियांग, सियांग रिवर। क्लियर हो गया भाई? सियांग रिवर। और जैसे ये 30 से 35 किलोमीटर रेंज पर बहती हुई धरातल पर आती है, यानी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही इसको, अरुणाचल प्रदेश में ही इसको किस नाम से जाना था भाई? दिहांग, दिहांग। क्लियर हो गया? तो अरुणाचल प्रदेश में ही इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये एंट्री करती है तो सियांग के नाम से, और जैसे ही ये मैदानी भागों में आती है तो दिहांग के नाम से। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आसाम की, आसाम की। ठीक है, तो आसाम में इसको किस नाम से जाना जाता है भाई? तो आसाम में इसको मेन नाम दिया जाता है, या इसका मुख्य नाम है ब्रह्मपुत्र। ये पूरे भारत में या असम वैली में ब्रह्मपुत्र के नाम से ही प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया? और असम की ही एक जनजाति है बोडो, यानी एक ये ट्राइब्स है, वहां की ट्राइब्स है, बोडो ट्राइब्स, बोडो, बोडो ट्राइब्स ने इसका जो नाम रखा है वो रखा है बुलांग बुथुर, बुलाम बुथुर। क्लियर हो गया? यानी बोडो ट्राइब्स ने इसका नाम रखा है बुलाम बुथुर, बुथुर, बुलाम बुथुर। क्लियर हो गया? यानी बुलाम बुथुर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो एक वहां की लोकल ट्राइब्स यानी बोडो ट्राइब्स ने इसका नाम रखा है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ऊपर की तरफ मैं लिख दे रहा हूं, या मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर आप इसमें नोट कर लीजिएगा। तो आपको थर्ड समझ में आ गया होगा, नोट करते रहिएगा साथ साथ। यहां पर मैं लिख रहा हूं चौथा पॉइंट इसके नाम में। फोर्थ नंबर, इसको बांग्लादेश में, बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है भाई? जमुना के नाम से, जमुना। ठीक है,
कई कई लोग हमारे उत्तर प्रदेश में यमुना को भी जमुना के नाम से जाना जाता है, जैसे बांदा वगैरह के लोग या हमीरपुर के लोग इसको जमुना के नाम से अपने लोकल नाम से उसको बुलाते हैं। लेकिन मैं अगर बात करता हूं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है जमुना। क्लियर हो गया, ये आप नोट कर लीजिएगा, जमुना के नाम से जानी जाती है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद इसका पांचवा जो अन्य नाम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन एसएससी के या सिविल्स में आपको दे देगा, एक तरफ नदी का नाम और एक तरफ क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र में उस नदी को किस नाम से जाना जाता है, और मैच कराता है इससे क्वेश्चन। इसका जो पांचवा नाम है मेघना, यानी सुंदरवन के डेल्टा में, सुंदरवन के डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा में इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है मेघना। इसका नाम हो जाता है मेघना। जो मेघना है, मेघना रियल में पद्मा नदी, जो मेघना है रियल में पद्मा और जमुना, पद्मा और जमुना नदी के मिलने पर, इनके संगम से बनता है इसका नाम मेघना। और मेघना के नाम से ही ये बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, अपना जल गिरा देती है। यानी इसका मुहाना कहां हो गया, बे ऑफ बंगाल। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आप शुरू करते हैं इसके अन्य पॉइंट्स में। ये रफ कर दें और आप साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठें और नोट करते चलें मेरे साथ, या फिर यदि आप नोट नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को 3 से 4 बार देखें। यदि आप एक बार वीडियो देख करके आप सोच रहे होंगे कि आपको आ गया, आपको याद हो गया, आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको गलतफहमी है, एक बार में पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। तो सिर्फ टाइम पास ना करें। फिर यहां पर इसका लेंथ, इसकी लेंथ की अगर हम बात करते हैं, लेंथ, इसकी भाई लेंथ कितनी है, यानी इसकी लंबाई कितनी है। तो भाई ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है, ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो कितनी है भाई, कौन बताएगा, कमेंट कर दें। ब्रह्मपुत्र रिवर की जो लंबाई है वो कमेंट कर दें सभी लोग, जल्दी से जल्दी। चलिए 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर हो गया, तो आपने नोट कर लिया होगा 2900 किलोमीटर। यदि ये इंडिया की बात करें, इंडिया में यह नदी कितनी लंबी है, या इंडिया में नदी का कितना पार्ट है, तो 916 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई इसकी कितनी, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर, एंड इंडिया में 916 किलोमीटर। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। यदि एग्जाम में क्वेश्चन 2900 किलोमीटर नहीं मिलता है तो आपको 2880 किलोमीटर भी मिल सकता है, 2880 किलोमीटर भी मिलेगा। ये 2880 किलोमीटर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग ये, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक्स में इसका ये मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप रियल में देखेंगे तो 2900 किलोमीटर, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन सेट होगा। क्लियर है, चलिए, तो आपने इसका नोट कर लिया होगा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, यानी जो इसका अपवाह तंत्र है वो भी बहुत बड़ा अपवाह तंत्र है, यानी विश्व के बड़े अपवाह तंत्र में यह नदी शामिल होती है। क्लियर हो गया, 7वां या 8वां इसका स्थान होता है। चलिए, इसका अपवाह तंत्र कितना है, कितना बड़ा है, कोई बता सकता है कितने किलोमीटर है इसका अपवाह तंत्र, जल्दी बताइए भाई। नहीं मालूम किसी को, कमेंट कर दीजिएगा। 712, नोट करें, 712,035 712,035 वर्ग किलोमीटर, ये इसका अपवाह तंत्र है। 712,035 वर्ग किलोमीटर। तो आपने इसकी लेंथ देखी 2900 किलोमीटर और भारत में 916 किलोमीटर। इसका जो अपवाह तंत्र है
इसका जो अपवाह तंत्र है 712035 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका अपवाह तंत्र है। तो आपने देखा इसकी लेंथ और अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र कैसे होता है मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, उसका बेसिन यानी वो किस किस एरिया से बह रही है और कितना कितना एरिया वो कवर कर रही है। जैसे मेजर रिवर, मेन रिवर, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं और इतना एरिया कवर कर रही है। ठीक है, ये अपवाह तंत्र यानी ये बेसिन। तो क्लियर हो गया होगा। तो कितना है ये 712035 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो आप साथ साथ नोट करते रहेंगे और इसके जो अन्य पॉइंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इससे कितने क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। क्लियर है? ओके गाइस, तो देखेंगे हम एग्जाम में जैसे करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता रहता है, भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज है ये भूपेन हजारिका ब्रिज। क्लियर हो गया। तो भूपेन हजारिका ब्रिज जो है वो 9.16 किलोमीटर्स। ठीक है, 9.16 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका थे कौन भाई? भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका कौन थे? तो भूपेन हजारिका आसाम के रहने वाले थे। भूपेन हजारिका आसाम के रहने वाले थे और ये एक राइटर भी थे और सिंगर भी थे भूपेन हजारिका। क्लियर हो गया। भूपेन हजारिका एक राइटर भी थे और सिंगर भी थे, यानी एक लेखक और एक कवि। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, तो ये जो लेखक और कवि थे कौन? भूपेन हजारिका। इनको भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया जा चुका है, यानी भारत रत्न भूपेन हजारिका को। तो भूपेन हजारिका ब्रिज भी किस नदी पर बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बोगीबिल, बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल। यह भी किस में बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र रिवर में बना हुआ है। कलादान प्रोजेक्ट, कलादान प्रोजेक्ट, कलादान प्रोजेक्ट, कलादान प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट भी ब्रह्मपुत्र के पास है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में ही बना है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है नेशनल वाटर 2 एंड नेशनल वाटर 6, नेशनल वाटरवेज 2 एंड नेशनल वाटरवेज 6। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 ब्रह्मपुत्र रिवर में ही बनाए गए हैं। क्लियर हो गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो आप साथ साथ सारी चीजें नोट करते चलेंगे। इसकी ट्राइब्यूटरीज कितनी हैं और ट्राइब्यूटरीज के नाम क्या क्या है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जुड़े हुए पूछे जाते हैं। इसके बाद ये ट्राइब्यूटरी दे देगा, इसके बाद पूछेगा कि ये ट्राइब्यूटरी किस ओर से मिलती है, यानी किस हैंड की ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, तो इससे भी एग्जाम में जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको इतनी चीजें। एक क्वेश्चन है, इसको आप जरा नोट कर लीजिएगा कि भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज किस नाम से जाना जाता है? भूपेन हजारिका ब्रिज किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में करेंगे। चलें, अब यदि हम देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र है ये हिमालय के पहले नदी है कि हिमालय के बाद की नदी है, यानी ये हिमालय के पहले की नदी है कि बाद की नदी है। ठीक है, तो ये हिमालय के पहले की नदी है। पहले जो इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर
इस प्रकार की रिवर प्रवाहित होती थी। फिर यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं हुई, यानी प्लेट विवर्तकी घटनाएं हुई। इसमें यूरेशियन प्लेट और एशियन प्लेट अपनी जो है गोंडवाना लैंड वाली जो हमारी प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, इनकी प्लेट की टक्कर हुई, जिससे क्या हुआ, एक हिमालय का निर्माण हुआ जो टेथिस सागर था। एक सागर था जो प्लेट के टक्करों के से उस हिमालय का जो उस सागर का जो पानी था ऊपर की ओर उठा और उठता ही गया और वो एक पर्वत का रूप ले लेता है। तो यानी हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है, सबसे नया पर्वत है, ठीक, सबसे नवीन पर्वत है। और ये पर्वत उठता हुआ चला गया ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार जो इंडस रिवर है वो लेफ्ट हैंड साइड और जो ब्रह्मपुत्र है वो राइट हैंड साइड प्रवाहित होने लगी। इसके पहले ये ऐसे ही हुआ करती थी, ऐसे ही प्रवाहित हुआ करती थी। यहाँ जल था, कोई यहाँ पर हिमालय नहीं था। लेकिन जो हिमालय है हमारा, हिमालय की जो श्रृंखला है वो ऐसे फैली हुई है, ऐसे की तरफ। यदि ये हिमालय की चोटियां हैं, यहाँ पर हिमालय के नॉर्थ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जहां से इंडस वैली प्रवाहित होती है। चेमायुंगडुंग के पास आंगसी ग्लेशियर है। आंगसी ग्लेशियर और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक चेमायुंगडुंग सही होता था, अब आंगसी ग्लेशियर भी सही होने लगा है। कभी भी एग्जाम में दोनों ऑप्शन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। यदि आंगसी मिलेगा तो आंगसी करेक्ट होगा, यदि चेमायुंगडुंग मिलेगा तो चेमायुंगडुंग करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। तो यहां से जो ब्रह्मपुत्र है ये देखिए बेंड होते हुए, यानी ये नदी हिमालय के चारों ओर की तरफ यानी निचले क्षेत्र में घूमते हुए प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहां पर ये टर्न करती है और फिर असम के पास गारो हिल्स के पास ये टर्न करती है। हालांकि गारो हिल्स हिमालय में है, गारो हिल्स के पास से टर्न करती हुई बांग्लादेश पहुंचती है, यानी 2 बार टर्न लेती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, चलिए हम देखते हैं अब। तो साथ साथ आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आपको इस वीडियो से इसकी सारी सहायक नदियां और नॉर्थ इंडिया की रिवर वाला जो चैप्टर है हमारा वो कवर होने वाला है। ठीक है, चले। ये वाला जो आप जब सेक्टर देखेंगे सिक्किम वाला, सभी लोग साथ साथ मैप बनाते रहें। ठीक है, ये पार्ट इंडिया का हमारा पूर्वोत्तर भारत है ये। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत। यहां पर चिकन नेक भी है, यानी सबसे सकरा या सबसे पतला राजमार्ग। ये यहां पर एक ग्लेशियर है हिमालय के नॉर्थ में, हिमालय के नॉर्थ में ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग। यहीं के पास में एक और ग्लेशियर है आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर। ये सारे क्या हैं भाई? तो ये सारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर जहां पर जल बर्फ के रूप में जमा रहता है और प्रकाश पड़ने पर यह पिघलना शुरू होता है। तो हाँ, तो इससे एक चीज और आपको पॉइंट यहां पर क्लियर होगा कि जो हिमालयन नदियां हैं, जो हिमालयन रिवर हैं, ये वर्ष भर जल बहने वाली रिवर होती हैं, यानी इन रिवर में वर्ष भर जल बहता रहता है। ठीक है, कारण क्या है? हिमालय का ग्लेशियर, ये ग्लेशियर पिघलता रहता है और जल की आपूर्ति करता रहता है। तो उत्तर भारत की नदियां वर्ष भर जल से भरी होती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां जल विहीन हो जाती हैं, यानी ये गर्मियों में सूख जाती हैं दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, और उत्तर भारत की नदियों में हमेशा जल भरा रहता है। ठीक है, ये सदा नीरा नदियां हैं, यानी इसमें हमेशा नीर यानी हमेशा जल भरा रहता है। ठीक, तो दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें वर्ष भर जल भरा रहता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहां से एक रिवर निकलती है ऐसे,
और इस पॉइंट से एंट्री करते हुए बांग्लादेश में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। ठीक है, लास्ट में हम यहां पर देखेंगे बांग्लादेश में इसका जो नाम है वो जमुना नाम है, लेकिन उसके पहले हम यहां पर इसकी ट्राइब्यूटरीज देखेंगे। यानी ये जो चेमायोंगडोंग या आंशिक ग्लेशियर से जो ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, ये हिमालय के नीचे से, यानी ये जो हिमालय है, ये हिमालय है, इसके नीचे से ऐसे राउंड होते हुए निकलती है। ठीक है, यानी समझ में आ रहा होगा आपको, ये हिमालय है और यहां पर ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से ऐसे निकल करके ऐसे राउंड घूमते हुए इंडिया में आती है। क्लियर हो गया? तो ये यहां पर जहां से ये टर्न होती है, जहां से ये रिवर टर्न होती है, जहां से ये रिवर टर्न होती है, वो क्या कहलाता है? यानी हिमालय के निचले यानी हिमालय की तलहटी को ये काटते हुए निरंतर उसमें प्रवाहित हो रही है। मैंने आपको कल बताया था, जो कोई भी रिवर वैली से काटती है, निरंतर काटते हुए वर्टिकल उसका इरोजन करती है या वर्टिकल क्षरण करती है, वर्टिकल अपरदन करती है, तो किसका निर्माण कर देती है? गॉर्ज का। ठीक है, गॉर्ज, कैनियन, वैली, ये नदियां बनाती हैं। क्लियर हो गया? वैली तो कभी कभी खुद माउंटेन स्वयं क्रिएट कर देते हैं, लेकिन नदियां भी वैली का निर्माण कर देती हैं। वैली उथली होती है थोड़ी गार्ज की अपेक्षा, गार्ज उथला होता है थोड़ा कैनियन की अपेक्षा। क्लियर हो गया? तो यानी ये कैनियन का निर्माण करेगी। कौन? यहां पर जो गार्ज बनेगा वो इतना गहरा हो जाएगा, इतना बृहद हो जाएगा, इतना चौड़ा हो जाएगा, यहां पर कैनियन का निर्माण कर देती है। कैनियन, मैंने कल आपको बताया था कैनियन क्या होता है। कैनियन, ये कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन, इस कैनियन का नाम क्या होता है? यारलुंग सांगपो कैरियर कैनियन। यारलुंग सांगपो कैनियन, यारलुंग सांगपो कैनियन का निर्माण करती है। और फिर ये जैसे ही घूम करके अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट में आती है या अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये एंट्री करती है, तो किस दर्रे से एंट्री करती है भाई? अगर हर जगह पर्वत ही पर्वत या पहाड़ ही पहाड़ है, तो नदियों को निकलने के लिए रास्ता ही नहीं होगा। रास्ता जहां पर बना होगा, नदियां वहीं से प्रवाहित हो जाएंगी। तो यहां पर जो दर्रा होता है, यानी पास होता है, दो पर्वतों के बीच का जो स्पेस होता है, जो उसकी जगह होती है, वो पास कहलाता है। क्लियर हो गया? तो उस पास से ये इंडिया में एंट्री कर लेती है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर यांगयोप दर्रा, किस दर्रे में? यांगयाप या यांगयोप दर्रा, यांगयाप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से एंट्री करती है। यहां पर ही, यहीं पर ही, जहां से एंट्री कर रहे यहां पर ही नामचा बरवा है। नामचा बरवा एक जगह है और एक पास के पास से एक क्षेत्र है, नामचा बरवा। इस पास के पास में एक क्षेत्र है, नामचा बरवा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यदि दर्रा से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यांगयाप दर्रा, या फिर नेक्स्ट दे देगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो आंसर होगा नामचा बरवा। क्लियर है? तो नामचा बरवा से ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर लेती है। ये रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर लेती है। तो आप लोग फिगर भी बनाते जाएंगे साथ में। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री करती है, तो इसका नाम क्या होता है? दिहांग। किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से। सॉरी, जैसे ही ये एंट्री करती है तो इसको सियांग के नाम से जानते हैं। सियांग। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, एंट्री पॉइंट में इसका नाम सियांग। और 30 से 35 किलोमीटर की रेंज पे जैसे ही ये प्रवाहित होती है या बहने लगती है, तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्लियर हो गया? यहां पर इसका नाम क्या है? सियांग रिवर।
सियांग रिवर, और थोड़ा सा प्रवाहित होने पर 30 या 35 किलोमीटर की जो रेंज है, जो इस रिवर का नाम मैदानी भागों में क्या हो जाता है, दिहांग। दिहांग क्लियर हो गया। दिहांग जो है मैदानी भागों में, एंट्री पॉइंट में सियांग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अरुणाचल प्रदेश में इसके दो नाम हो जाते हैं। और यह रिवर आगे आती हुई आसाम में प्रवेश करती है। आसाम वैली में ये क्या करती है, प्रवेश करती है, और आसाम वैली के डिब्रूगढ़, आसाम वैली के डिब्रूगढ़ और लखीमपुर प्रांत में, लखीमपुर एक यूपी में भी है और एक आसाम में भी है। ठीक है, तो लखीमपुर और डिब्रूगढ़, यानी ये मान लीजिए डिब्रूगढ़, ये लखीमपुर, लखीमपुर और डिब्रूगढ़ के बीच में लगभग 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, यह नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है, जो वितरिका होती हैं। एक होता है खैरकुटिया, खैरकुटिया के नाम से, और एक दूसरी ब्रह्मपुत्र के नाम से। यानी ये जो रहेगी ये ब्रह्मपुत्र रहेगी, ये खैरकुटिया रहेगी। खैरकुटिया, खैरकुटिया और ब्रह्मपुत्र, खैरकुटिया और ब्रह्मपुत्र के नाम पे इसकी वितरिका बन जाती है। यानी अब एक मेजर नदी दो भागों में जब विभाजित हो जाती है तो वितरिका कहलाती है, और उसमें एक मेजर नदी में कोई बाहर की नदी आकर के जुड़ती है तो उसकी ट्राइब्यूटरीज होती है। तो यहां पर फिर आकर के 100 किलोमीटर के बाद ये फिर एक हो जाती हैं, फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से बहने लगती हैं। यानी ये जो इसका एरिया है, ये जो इसने एरिया कवर किया 100 किलोमीटर, यहीं पर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। क्या नाम है जिसका, कमेंट में आंसर करें। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप, माजुली, माजुली नदी द्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली। विश्व में ताजे पानी का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली। ठीक है, इसको जिला घोषित कर दिया गया है। तो माजुली जो इस समय द्वीप था, जो माजुली आइलैंड है, माजुली जो आइलैंड है, इसका भी सॉइल एरोजन शुरू हो चुका है। यानी इसका भी सॉइल एरोजन यानी मृदा अपरदन शुरू हो चुका है। यानी यह माजुली द्वीप भी कटना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। फिर यह नदी असम वैली में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है और सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। कहां पर, असम में। यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी, यानी इसका पार्ट जो है सबसे चौड़ा है, तो असम की वैली में सबसे चौड़ा इसका पार्ट बन जाता है। क्लियर हो गया। लगभग 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की चौड़ाई में यह नदी प्रवाहित होती है। और गर्मियों में ये मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक रहती है, और मिनिमम ये 8 किलोमीटर तक, यानी मिनिमम 8 किलोमीटर जो गर्मियों में हो जाती है। और जब अपने चरम पर होती है या बारिश के मौसम में या रेनी सीजन में 20 किलोमीटर तक इसका पार्ट हो जाता है। यानी इतनी चौड़ी नदी हुई है। ठीक है। फिर असम की वैली में से ये जब बाहर निकलती है तो यहाँ पर गारो हिल्स मेघालय के पास है, यहां से टर्न होती है। ये देखिए, ये टर्न होती है, यहां से एक टर्न लेती है। क्लियर हो गया। और यह टर्न लेकर के बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। क्लियर हो गया। और यहां पर ये मिलेंगी, यहां पर ये बनेगा, यांग्याप दर्रा से एंट्री करेगी तो इसका नाम सियांग होता है। और वहां पर जब प्रवाहित होती है मैदानी भागों में तो उसका नाम होता है दिहांग। और फिर जब आगे आता है असम में प्रवाहित करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जब आती है तो जमुना। ठीक है। और जब सुंदरवन के डेल्टा में आएगी तब मेघना। आगे हम इसको देखेंगे। इसके दोस्तों अब हम देखेंगे इसकी सहायक नदियां। ठीक है, फिगर के साथ। तो सभी लोग फिगर बना लें, विदाउट फिगर नहीं समझ में आएगा आपको। ये रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ये आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, या यहीं पर है चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग। ठीक, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये तिब्बत। ठीक है, कैलाश मानसरोवर के पास एक पुरंग जिला पड़ता है, वहीं पर तिब्बत का पुरंग जिला है, वहीं पर स्थित है
ये आंगसी या चेमायोंगडोंग, ठीक है, ये हिमालय के परे नदियों में आती है। इसका नाम तिब्बत में क्या है भाई? सांगपो, सांगपो, ठीक है, या यारलुंग सांगपो। क्लियर हो गया। और ये यहां पर आएगी नामचा बरवा के पास, एक कैनियन बनाएगी या एंट्री करेगी इंडिया में। यहां पर जो कैनियन होगा यारलुंग 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 सांगपो, यारलुंग सांगपो यहां पर कैनियन बनाएगी, ठीक है। फिर जब ये इंडिया में आएगी, इंडिया की तरफ एंट्री करेगी, तो एक पास पड़ता है यहां पर। पास का जो सिंबल है मैं ऐसे बना दे रहा हूं, पास का जो सिंबल है वो ऐसे, ठीक है। यहां पर एक पास पड़ता है यानी दर्रा पड़ता है, यांगयाप, यांगयाप, यांगयाप दर्रा, ठीक है। और यहां पर ये जहां से बेंड करती है, हिमालय के जिस पार्ट से ये बेंड करती है, हिमालय के नीचे या उसके तलहटी या उसके पास से बेंड करती है, नामचा बरवा, यहीं पर एक जगह पड़ती है नामचा, नामचा बरवा। ये सारे नाम आप याद रखेंगे, नामचा बरवा, ठीक है। इस पास के पास से जैसे ये एंट्री करती है, इसका नाम क्या होता है भाई? सियांग। यानी ये किस नाम से एंट्री कर रही है? सियांग। तो इस रिवर का नाम क्या है इसमें भाई? तो सियांग रिवर, सियांग। और फिर ये 30 से 35 किलोमीटर तक की रेंज में जब मैदानी भागों में प्रवाहित होती है, तब इसका नाम हो जाता है दिहांग, दिहांग। क्लियर हो गया? इस रिवर का नाम क्या है? दिहांग, ठीक। फिर थोड़ा सा जैसे ही ये आगे आती है, तो इसको किस नाम से इसमें एक नदी और आकर के जुड़ती है जिसका नाम होता है दिबांग। याद रखिएगा, दिहांग तो इसका नाम है, इसमें आकर के एक रिवर जुड़ती है जिसका नाम होता है दिबांग, दिबांग रिवर, दिबांग, ठीक है, दिबांग रिवर। उसका नाम दिहांग, इसका दिबांग, दिबांग रिवर आकर के इससे मिलती है। फिर वहीं पास से ही एक रिवर और इसमें आकर के मिल जाती है यहीं पर, और इसका नाम होता है लोहित, लोहित नदी, लोहित, ठीक है भाई, लोहित रिवर आकर के इसमें मिलती है। अब आपने देखा दिबांग, लोहित और दिहांग, यहां पर तीनों नदियां आकर के मिल जाती हैं। ये जो क्षेत्र होता है ये पासी घाट कहलाता है, पासी घाट। ये जो किस क्षेत्र पे आकर के मिलती हैं तीनों? तो पासी घाट में, पासी घाट सादिया, पासी घाट सादिया, ठीक है, पासी घाट सादिया के पास से मिल जाती हैं। अब इन तीनों रिवर मिलकर के आगे बढ़ती हैं, अब ब्रह्मपुत्र के नाम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सादिया वो असम के पास है। और यदि आप देखेंगे यहां पर असम की वैली में ये प्रवाहित होने लगी, असम में एंट्री कर गई ये रिवर, तो असम में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो ब्रह्मपुत्र जो है रियल में वो लोहित, लोहित प्लस दिहांग प्लस दिबांग, इन तीनों नदियों का मिलन से किसका निर्माण होता है भाई? तो ब्रह्मपुत्र का। क्लियर हो गया? तो असम में यह, असम में यहां तक, असम में यहां तक ये प्रवाहित होती है, किस नाम से भाई? तो ब्रह्मपुत्र नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से। क्लियर हो गया? फिर जब ये आगे बढ़ती है तो इसको एक नदी और आकर के ज्वाइन करती है, बूढ़ी दिहांग। क्या नाम होता है उसका भाई? बूढ़ी दिहांग। यहां पर ये ज्वाइन करती है बूढ़ी दिहांग, मैं लिखे दे रहा हूं, बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग इसको ज्वाइन कर लेती है। क्लियर हो गया? बूढ़ी दिहांग। तो पासी घाट के पास से जब हम आगे की तरफ आते हैं तो वहां पर, यानी इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में ब्रिज बना हुआ है भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है, जो 9.16 किलोमीटर है, भूपेन हजारिका, ठीक है। फिर और आगे आएंगे तो यहां पर एक जिला पड़ता है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, ठीक है, और इधर एक जिला पड़ता है डीमाजी, डीमाजी। तो डिब्रूगढ़ और डीमाजी, इन दोनों जिलों को जोड़ने के लिए इस रिवर पर एक ब्रिज बनाया गया है
इस ब्रिज का नाम है बोगी बिल ब्रिज। ये कौन सा ब्रिज हुआ? तो बोगी बिल ब्रिज। ठीक है, ये ढोला सादिया, ये बोगी ब्रिज बिल। क्लियर हो गया आपको इतना? फिर जैसे ही ये आगे आएंगे तो यहां पर एक माजुली द्वीप बनाएंगे। ये माजुली द्वीप, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये माजुली द्वीप है, या फिर इसको ऐसा लिख देंगे माजुली आइलैंड। ठीक है, इसी के पास इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी आकर के मिलती है, सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी जो इसकी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। किसकी? सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र की। यहीं के पास से ही आकर के एक इसमें और नदी मिलती है, इसका नाम होता है धनसिरी, या ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, धनसिरी। ठीक है, और यहां भी ऐसे श्री ना होकर के ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, तो सुबनसिरी और धनसिरी दो नदियां आकर के इसमें मिल गई। फिर धनसिरी के आगे आकर के कपिलिनी नदी मिलेगी इससे, यानी यहां पर ये एक नदी मिली कपिलिनी, या कपिली कहते हैं सीधे, कपिली नदी। यहां पर कामरूप नाम का मंदिर स्थित है, कामरूप। असम का प्राचीन नाम भी कामरूप था। ठीक है, तो यहां पर कपिलरी रिवर आकर के मिलेगी। क्लियर हो गया? सुबनसिरी के पास में यहां पर मानस रिवर आकर के मिलती है, मानस रिवर। यहां पर मानस रिवर में टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क है, मानस टाइगर प्रोजेक्ट है, और ये यूनेस्को की साइट में भी शामिल है। तो मानस भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया आपको। मानस के पास यहां पर एक रिवर आकर के मिलती है जिसका नाम होता है संकोस रिवर। ये कौन सी रिवर है भाई? तो ये संकोस रिवर है। क्लियर हो गया? तो संकोस रिवर आकर के यहां मिलेगी। फिर सिक्किम के पास से जेमू ग्लेशियर है, सिक्किम के पास में एक जेमू ग्लेशियर है। ये सिक्किम के पास में एक जेमू ग्लेशियर है, सिक्किम के पास में एक ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम होता है तीस्ता नदी जल विवाद इंडिया और बांग्लादेश। क्लियर हो गया? तीस्ता रिवर डिस्प्यूट किन के बीच में है? इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें भी बांग्लादेश को आपत्ति है। ठीक है, आपत्ति देखिए, इसमें हर रिवर में किसी न किसी देश को आपत्ति देखिए होती है। क्लियर हो गया ना? तो फिर जैसे यहां पर ये रिवर अब ब्रह्मपुत्र गारो हिल्स के पास, ये गारो हिल्स है, ये गारो हिल्स के पास क्या करेगी? घूम जाएगी, यानी टर्न होगी, और टर्न लेकर के बांग्लादेश में एंट्री कर देती है। तो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जा रही है? जमुना के नाम से। इसका नाम क्या हो गया भाई? जमुना नाम हो गया। ठीक है, जमुना के नाम से जानी जाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र। और जमुना में आकर के गंगा नदी की वितरिका आकर के मिलती है पद्मा। ये पद्मा आ रही है, ये पद्मा यहां पर आकर के मिल गई जमुना से। ये इस रिवर का नाम क्या है भाई? पद्मा आकर के मिल गई किससे? जमुना से, और ये आगे बढ़ी। जमुना और पद्मा मिलकर के आगे बढ़ी और इसका नाम हो गया मेघना। ठीक है, मेघना। तो मेघना नाम से ये सुंदरवन, यहां पर एक जगह पड़ती है सुंदरवन। मेघना नाम से सुंदरवन तक ये प्रवाहित होती हैं, और सुंदरवन के डेल्टा के बाद से ये मेघना के नाम से ही बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं और डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। ये बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती हैं। तो इस प्रकार आपने इसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की ट्राइब्यूटरीज देखी। मैंने आपको बताया था कि राइट और लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज कैसे हम देख सकते हैं, यानी किसी भी रिवर का उद्गम स्थान जो होता है उसका राइट आपका राइट होता है और आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट होता है। तो इसे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखें आप, तो ये जो आपकी इसकी ये जो सहायक नदियां हैं, यानी तीस्ता, पद्मा, मानस, संकोश, सुबनसिरी, ठीक है, और यहां पर देखेंगे हम बूढ़ी दिहांग, दिबांग, लोहित और धनसिरी, कपिलनी,
इस प्रकार जमुना के नाम से ये बांग्लादेश में ही जानी जाती है। तो इस प्रकार आपने सारी ट्राइब्यूटरीज देख ली, किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यहाँ से कंप्लीट होता है, इसके सारी ट्राइब्यूटरीज हमने पढ़ लिया। इस प्रकार हम लोगों ने उत्तर भारत की नदियों में यानी हिमालयन रिवर में, इंसिडेंट रिवर्स में हम लोगों ने क्या किया, गंगा रिवर बेसिन, इंडस रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, हम लोगों ने सारे रिवर बेसिन यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर कर लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, थैंक यू क्लास।